नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में नमन। उसके बाद हम माँ सरस्वती से आशीर्वाद लेते हैं कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहें और अपने कर्म की शक्ति से हम अपने जो गोल निर्धारित कर रखी है, जो हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, उसको जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लें। मैं आप सभी दोस्तों के लिए यही दुआ करूँगा कि आप अपने लक्ष्य को जल्दी ही सुयोग्य मार्ग पर चलते हुए प्राप्त कर लें। देखो, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे। राजस्थान के इतिहास के अंदर अब हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के अभिलेख तथा प्रशस्तियों के ऊपर। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि राजस्थान के अभिलेख तथा प्रशस्तियां तथा जो भी पुरातात्विक स्रोत हैं, वो सब राजस्थान के इतिहास को पढ़ने में एक आधारशिला का काम करेंगे। तो मैं आपको पुनः बता रहा हूं कि आप ढंग से अच्छे प्रकार से इन सभी परिस्थितियों को अपने दिमाग के अंदर बैठा लें, इन सभी अभिलेखों को अपने दिमाग के अंदर सेट कर लें कि कौन कौन सा कहाँ से मिला है और कौन कौन से किस किस प्रकार की जानकारी मिलती है। आज दोस्तों, अब हम बात करेंगे आज राज प्रशस्ति की। राज प्रशस्ति की बात करें आज हम, सॉरी भाई एक बार देखना, राज प्रशस्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मूल रूप से राज प्रशस्ति की अगर हम बात करेंगे तो एक नंबर पे देखेंगे हम इसका जिला। ये राजसमंद जिले के अंदर स्थित है और राजसमंद जिले के अंदर एक झील है और उस झील का भी क्या नाम है? राजसमंद ही नाम है। और इस झील का एक किनारा है और उस किनारे का नाम है नौ चौकी पाल। उस किनारे नौ चौकी पाल नामक किनारे के ऊपर ये बनी हुई है। इसके अलावा बात करेंगे इसके जो शासक थे इस समय, जिस शासक ने इसको बनवाया था राज प्रशस्ति में, उसका नाम था राज सिंह। और राज सिंह ने ये प्रशस्ति बनाई थी 1676 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, राज सिंह का जो कार्यकाल था वो भी इम्पोर्टेंट है। 1652 से लेकर 1680 तक था। लेकिन राज प्रशस्ति ने जो राज सिंह ने राज प्रशस्ति की जो 1676 में रचना करवाई, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में इस प्रशस्ति के हम रचयिता की बात करेंगे। इसके रचयिता थे अपने रणछोड़ भट्ट। इसके अलावा बात करेंगे ये जो बनी हुई है ये बनी हुई है 25 शिलालेखों पर। कितने शिलालेखों पर बनी हुई है? 25 शिलालेखों पर बनी हुई है। और ये 25 शिलालेख कौन से हैं? काले संगमरमर के हैं। किसके बने हुए हैं? काले संगमरमर के बने हुए हैं। इस प्रशस्ति की अगर हम भाषा की बात करें तो इसकी भाषा है संस्कृत भाषा, याद रखना मित्रों। इसके अलावा इस प्रशस्ति में अगर हम श्लोक की बात करें तो इस प्रशस्ति में बने हुए हैं 1106 श्लोक लिखे हुए हैं। अगर इस प्रशस्ति में हम बात करें सर्ग तो इसके अंदर 24 सर्ग हैं। राजस्थान ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति इसी प्रशस्ति को माना जाता है। अब हम बात करेंगे इस प्रशस्ति के अंदर जानकारी किन बातों की मिलती है। जानकारी किन बातों की मिलती है? जानकारी में पहली डेट देखेंगे हम 1615। 1615 को एक घटना घटी थी। एक तरफ था अपना जहांगीर और दूसरी तरफ था अपना मेवाड़ का शासक अमर सिंह। ये अमर सिंह आप सब ने पढ़ा होगा, महाराणा प्रताप का पुत्र था। कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन 1615 के आते आते अकबर की मृत्यु के पश्चात अमर सिंह ने जहांगीर के साथ संधि कर ली। मतलब इस संधि को क्या नाम पड़ा? मुगल मेवाड़ संधि। और मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी कौन सी प्रशस्ति पर लिखी हुई है? राज प्रशस्ति पर लिखी हुई है। पहली जानकारी तो इम्पोर्टेंट ये है। दूसरी जानकारी हम राजसमंद झील की बात करते हैं। इस राजसमंद झील का निर्माण करवाया था राज सिंह ने। और राज सिंह ने इस झील का निर्माण
अकाल राहत कार्य के दौरान करवाया था। कब करवाया था? अकाल राहत कार्य के दौरान। देखो राजस्थान के अंदर एक महल है जो राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी महल कहलाता है, उमेद भवन जोधपुर। उमेद भवन जोधपुर भी अकाल राहत कार्यों के दौरान बना हुआ है, तथा राजसमंद झील भी अकाल राहत कार्यों के दौरान बनी हुई है। और ये जो अकाल राहत वाली जानकारी है ये कहाँ पे मिलती है? इसी राज प्रशस्ति में। इसके अलावा एक जानकारी और मिलती है कि ये राजसमंद झील के किनारे एक कुंवारी सती का मंदिर है और उस कुंवारी सती का नाम है घेवर माता। ये भी जानकारी यहीं पर मिलती है। इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी और मिलती है भाई यहाँ से, इस प्रशस्ति से एक छोटी सी जानकारी और मिलती है कि 1460 के अंदर जो चारुमती विवाद हुआ था, कल वाले वीडियो में बताया था मैंने, उस चारुमती विवाद की जानकारी इस प्रशस्ति के अंदर भी लिखी हुई है। जगन्नाथपुरी के अंदर तो लिखी हुई भी है और इसी के अंदर भी लिखी हुई है। अब बात करते हैं इन 84 सर्गों की। इन 84 सर्गों की बात करें, 24 सर्गों की बात करें तो 22 है, 23 है और 24 है। 22, 23, 24 तीनों ही राज सिंह के अंतिम जीवन से रिलेटेड थे, मतलब अंतिम जीवन में थे। और राज सिंह के अंतिम जीवन के अंदर उन्होंने अपना शासक घोषित किया था जय सिंह को। इन्हीं के अंदर राज सिंह के अंतिम जीवन की जानकारी लिखी हुई है और इन्हीं के अंदर लिखा हुआ है कि राज सिंह की मृत्यु के पश्चात जय सिंह ने औरंगजेब के साथ संधि कर ली थी। जो राज सिंह औरंगजेब के साथ जिसने कभी भी संधि नहीं की थी, उसी के पुत्र जय सिंह ने औरंगजेब के साथ संधि कर ली थी। तो दो तो संधियां हैं और दोनों ही मुगल और मेवाड़ के मध्य हैं। एक अमर सिंह तथा जहांगीर की है, दूसरी जय सिंह तथा औरंगजेब की है। एक हुई थी महाराणा प्रताप की बाद और दूसरी हुई थी राज सिंह के बाद। इंपॉर्टेंट है, दोबारा देखो राज प्रशस्ति। जिला राजसमंद झील है, राजसमंद झील किनारा है उसका 9 चौकीपाल। शासक था राज सिंह, 1676 में इसका निर्माण करवाया था। 1652 से 80 तक राज सिंह का कार्यकाल था। इसके रचयिता है रणछोड़ भट्ट। बनी हुई है 25 शिलालेखों पर, काले संगमरमर के, भाषा है संस्कृत। श्लोक है 1106 और सर्ग कितने हैं? 24। इसको कहा जाता है विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति भी किसी को माना गया है? इसी को माना गया है। अब हम बात करेंगे जानकारी। पहले तो देखो नॉर्मल सी एक बात और बता देता हूँ कि बप्पा रावल से लेकर और इसके अंदर जानकारी लिखी हुई है राज सिंह तक की। मतलब बप्पा रावल शासक बना था उस समय से लेकर महाराणा कुंभा, सांगा, महाराणा प्रताप, अमर सिंह, यहाँ तक कि जब तक राज सिंह शासक बना था तब तक कौन कौन सी घटनाएं घटी थी वो सब घटनाएं। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि राज प्रशस्ति पर कहाँ से कहाँ तक के शासकों की जानकारी मिलती है, तो बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक की। हालांकि मैंने आपको ये भी बताया साथ में कि जय सिंह की भी थोड़ी जानकारी मिलती है, लेकिन नाम यही आएंगे बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक की। जानकारी के अंदर बात करें तो 1615 के अंदर मेवाड़ मुगल संधि की जानकारी इसी के अंदर मिलती है। 1460 के चारुमती विवाद की जानकारी भी इसी के अंदर मिलती है। राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने अकाल राहत कार्य के दौरान करवाया था, ये जानकारी भी इसी में मिलती है। कुमारी सती घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील के किनारे है, ये जानकारी भी इसी के अंदर मिलती है। इसके अलावा राज सिंह के अंतिम जीवन की जो परिस्थितियां थी उनकी जानकारी प्लस जय सिंह की औरंगजेब के साथ की जानकारी भी कहाँ पे मिलती है? इसी राज प्रशस्ति के अंदर मिलती है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कहलाती है कौन सी? राज प्रशस्ति। संस्कृत भाषा में 25 शिलालेखों पर रणछोड़ भट्ट ने जिसकी रचना की थी, राज सिंह ने जिसकी रचना का कार्य करवाया था, पूरा का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है भाई। इस राज प्रशस्ति के बाद में अगली प्रशस्ति या अगला अभिलेख देखेंगे हम, बिजोलिया का अभिलेख। और बिजोलिया का अभिलेख से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बिजोलिया का भी। बिजोलिया नामक स्थान कहाँ पे पड़ता है? मांडलगढ़ के पास भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। भारत के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर जो किसान आंदोलन फैला वो भी कौन सा? बिजोलिया का ही था। राजस्थान का एकमात्र अहिंसक आंदोलन जिसको कहा गया वो भी कौन सा था? बिजोलिया का ही था। तो अब पढ़ेंगे बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया का अभिलेख। बिजोलिया के अभिलेख में सेम वही बातें देखेंगे। पहले जिला, और जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में स्थान कौन सा है?
मांडलगढ़। दूसरी चीज़ देखेंगे, इसका निर्माता, तो निर्माता कोई शासक नहीं था, एक जैन व्यापारी था, या जिसको हम जैन श्रावक भी बोल सकते हैं, जिसका नाम था लोलाक। इस लोलाक ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अगर रचयिता की बात करें, मतलब जिसने इसको लिखा था, रचयिता की बात करें तो वो था गुणभद्र। और इस गुणभद्र के साथ एक लेखन कार्य भी करने वाला था इसके ऊपर, जिसका नाम था कायस्थ केशव। इसका जो लोलाक ने निर्माण करवाया था 1170 में करवाया था भाई, इंपॉर्टेंट डेट है। इस 1170 को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जा चुकी है। अब इससे बात करेंगे हम, जानकारी क्या मिलती है। जानकारी देखो क्या मिलती है, चौहान वंश की मिलती है। और चौहान वंश के अंदर जो जानकारी मिलती है वो चौहान वंश की एक तो उत्पत्ति की मिलती है। कहते हैं कि चौहान वंश के अंदर दो चौहान कौन कौन से, एक तो सांबर और दूसरे अजमेर। इनको इन्होंने वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किन्होंने बताया था, तो वो है बिजोलिया के अभिलेख ने। इसके अलावा इसके अंदर जो दूसरी जानकारी मिलती है, वासुदेव नाम करके कोई व्यक्ति था। उस वासुदेव ने 551 में सांबर के अंदर किसकी नींव रखी थी, चौहान वंश की नींव रखी थी। और इस सांबर की राजधानी नागौर को बनाया था, और नागौर का उस समय नाम था अहिछत्रपुर। ये भी जानकारी इसी से मिलती है। इसके अलावा इससे जो अन्य जानकारी मिलती है वो मिलती है, कुछ शहरों के नाम मिलते हैं, कुछ स्थानों के नाम मिलते हैं। और वो नाम देखो किस प्रकार मिलते हैं। एक नाम है दिल्ली। इस अभिलेख के अंदर दिल्ली को कहा गया है ढिल्ली का। इसके अलावा दूसरा नाम मिलता है नाडोल। पाली के अंदर है जैन धर्म से संबंधित नाडोल का नाम मिलता है नड्डल। इसके अलावा तीसरा भीनमाल, कवि माँ की जन्म स्थली भीनमाल, जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, उसका नाम मिलता है इसके अंदर क्या, सिरीमाल मिलता है। इसके अलावा चौथी बात करें तो इसके अंदर जो बिजोलिया खुद है, उस बिजोलिया खुद का नाम भी क्या मिलता है, विज्यावली मिलता है। इसके अलावा हम बात करें 5 नंबर पे जो सांबर है ना, सांबर जहाँ पर चौहान वंश की स्थापना की थी, सांबर का नाम इसके अंदर क्या मिलता है, शाकंभरी मिलता है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है भाई, कौन से अभिलेख के अंदर सांबर का नाम शाकंभरी मिलता है, वो कौन सा है, बिजोलिया का शिलालेख या बिजोलिया के अभिलेख के अंदर इसका नाम ये मिलता है। हालांकि इस बिजोलिया को उस समय एक अन्य नाम से भी जाना जाता था, उत्तराद्री के नाम से इसको जाना गया था। तो ये है अपना बिजोलिया का अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा देखो, बिजोलिया जिला कौन सा है, भीलवाड़ा का मांडलगढ़ नामक स्थान के पास मिला है। सॉरी भाई, एक मंदिर है यहाँ पे, उस मंदिर का नाम है पार्श्वनाथ, और उस पार्श्वनाथ मंदिर की दीवारों के ऊपर बना हुआ है, ये भी याद रखना भाई। निर्माता है जैन व्यापारी लोलाक, 1170 ईस्वी में। रचयिता है गुणभद्र, लेखन का कार्य कायस्थ केशव ने किया था। जानकारी मिलती है चौहान वंश के बारे में। चौहान वंश की एक तो जानकारी मिलती है कि किस प्रकार के ब्राह्मण थे, तो वत्स गोत्रीय क्या थे, वो ब्राह्मण थे। सांबर और अजमेर दो के ही चौहानों की बात करता है, नाडोल के चौहानों की, रणथंभौर के चौहानों की, अन्य चौहानों की, सिरोही के चौहानों की, उन 3-4 चौहानों की बात नहीं करता है, सिर्फ ये अपने सांबर और अजमेर के चौहानों की बात करता है। इसके अलावा चौहान वंश की स्थापना की भी बात इसमें लिखी हुई है कि वासुदेव नाम करके कोई व्यक्ति था जिसने 551 ईस्वी में सांबर के अंदर चौहान वंश की नींव रखी थी, तथा जिसकी राजधानी नागौर, जिसका प्राचीन नाम था अहिछत्रपुर, उसको बनाया था। कुछ स्थानों के नाम मिलते हैं, दिल्ली का ढिल्ली का मिलता है, नाडोल का नड्डल मिलता है, भीनमाल का सिरीमाल मिलता है, बिजोलिया का विजयमिल मिलता है, और सांबर का क्या मिलता है इसके अंदर, शाकंभरी। और यही पूछा गया है बार बार प्रश्न कि सांबर नामक स्थान का शाकंभरी नाम कौन से अभिलेख के अंदर मिलता है, तो वो है बिजोलिया अभिलेख। दोनों ही अभिलेख इंपॉर्टेंट है। बिजोलिया के बाद में 3-4 छोटे छोटे अभिलेख हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। देखो भाई, ये जो मैं आपको अभिलेख बता रहा हूँ,
आपको इसी प्रकार कंसेप्ट में इनको याद करने हैं, 2-3 बार आपको इनको रिवाइज करने हैं। जब तक आप इतिहास नहीं पढ़ोगे, थोड़ा सा इन पे फोकस रखना है। एक बार आप हिस्ट्री को क्लियर कर लोगे तो उसके बाद में आपके ये जो अभिलेख हैं, ये जो प्रशस्ति हैं, ये जो सिक्के हैं, अपने आप ही समझ में आ जाएंगे और अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे एक अभिलेख एकलिंग जी। एकलिंग जी, ये एकलिंग जी का जो अभिलेख है या एकलिंग जी जो प्रशस्ति है, ये प्रशस्ति बनी हुई अपनी कैलाशपुरी के अंदर। नॉर्मल सी बात है, थोड़ी थोड़ी बात याद रखनी है। कैलाशपुरी, और ये कहाँ पे पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। हालांकि एकलिंग जी का मंदिर है। एकलिंग जी के आशीर्वाद से ही काल भोज्या बप्पा रावल ने मेवाड़ के अंदर भोइल वंश की स्थापना की थी। एकलिंग जी को अपना दीवान मानते थे। इम्पोर्टेंट है एकलिंग जी। जब हम इनका मंदिर पढ़ेंगे, अब सिर्फ हम एकलिंग जी की प्रशस्ति की बात करेंगे। मंदिर की बात करें तो इनका मंदिर जो बनवाया था वो बप्पा रावल ने बनाया था। हालांकि मंदिर की हम बाद में बात करेंगे। इसको पाशुपत संप्रदाय का मंदिर भी मानते हैं, एकमात्र मंदिर जिसके अंदर शिव जी की चौमुखा प्रतिमा है। ये सब बात की बातें हैं। अब सिर्फ हम एकलिंग जी को प्रशस्ति के रूप में पढ़ेंगे। कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर है। इसका जो निर्माण करवाया था ना, वो निर्माण करवाया था रायमल ने। रायमल हालांकि वैसे इंपॉर्टेंट शासकों में नहीं पढ़ते हम, लेकिन कुंभा तथा सांगा के मध्य जो शासक रहा था चित्तौड़ का, वो कौन था? रायमल। सांगा किसकी संतान था? रायमल की ही संतान था। इसके बाद में हम इसके अंदर जो जानकारी पढ़ेंगे वो जानकारी है इम्पोर्टेंट, बप्पा का सन्यास या बप्पा के सन्यास की कहानी या सन्यास लेने की जानकारी इसी एकलिंग प्रशस्ति से मिलती है। इसके अलावा उस समय का जो चित्तौड़ है, उस चित्तौड़ के आर्थिक सामाजिक जीवन की जानकारी भी इसी के अंदर मिलती है। इसके अलावा एक अभिलेख और है जिसका नाम है सरंगी ऋषि प्रशस्ति। ये सरंगी ऋषि प्रशस्ति भी कहाँ पे है? ये बना था भाई 1488 के अंदर और ये बनी थी 1428 के अंदर। ये भी कहाँ पे है? कैलाशपुरी के अंदर स्थित है भाई। इसके अंदर जो जानकारी मिलती है वो मिलती है भीलों के जीवन से संबंधित या भीलों के जीवन के ऊपर प्रकाश जिसके अंदर डाला गया वो कौन सा है? सरंगी ऋषि प्रशस्ति। और दूसरी है एकलिंग जी प्रशस्ति 1488 कैलाशपुरी के उदयपुर के अंदर निर्माण रायमल ने करवाया था। जानकारी मिलती है बप्पा के संन्यास लेने से संबंधित और चित्तौड़ के आर्थिक सामाजिक जीवन की जानकारी भी कहाँ पे मिलती है? एकलिंग जी प्रशस्ति। वैसे एक मंदिर है जिसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। इसी एकलिंग जी शिव जी का दूसरा रूप है, पाशुपत धर्म का भी दूसरा रूप है। बहुत सी डिस्क्रिप्टिव जानकारी है। पाशुपत और शैव धर्म में दो धर्म हुआ करते थे, एक का नाम पाशुपत, दूसरे का नाम लिंगायत। ये सब बातें हम कहाँ पे पढ़ेंगे? जब हम राजस्थान के मंदिर पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमें किसकी जानकारी लेनी है? एकलिंग जी से संबंधित जानकारी लेनी है। सरंगी ऋषि प्रशस्ति 1428 कैलाशपुरी भीलों के जीवन से संबंधित। ये हो गई अपनी 2 उदयपुर की। इसके बाद में रणकपुर के जैन मंदिर को आपने पढ़ा है, चौमुखा मंदिर कहलाता है। धरणक शाह नामक व्यापारी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उस समय कुंभा चित्तौड़ या मेवाड़ का शासक था। रणकपुर प्रशस्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे हम रणकपुर, और ये कहाँ पे पड़ती है? अपनी पाली के अंदर। इस समय हम शासक की बात करें तो शासक था कुंभा। मंदिर की बात करें तो मंदिर कौन सा है? रणकपुर मंदिर। इस रणकपुर मंदिर का निर्माण करवाया था धरण शाह व्यापारी। ये किसका? कुंभा का कोषाधिपति था।
उसने इसका निर्माण करवाया था। हालांकि रणकपुर मंदिर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। 1444 खंबे या खंबों का शहर रणकपुर कहलाता है, ये सब बातें हम कहाँ पे बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम रणकपुर प्रशस्ति के बारे में बात करेंगे। शासक कुंभा है, मंदिर रणकपुर का मंदिर है। इसके अलावा इसके अंदर बात करें हम भाषा, 2 भाषा काम में ली गई है। एक भाषा काम में ली गई है नागरी और दूसरी भाषा काम में ली गई है संस्कृत। इसके अलावा इसके जो रचयिता है वो रचयिता भी इम्पोर्टेंट है, उनका नाम है देपा या देपाक। अब बात आती है इस प्रशस्ति के अंदर जानकारी किन बातों की मिलती है। इम्पोर्टेंट है भाई, जानकारी किन बातों की मिलती है। एक तो इसके अंदर कहा गया है कि हम इतिहास में पढ़ते हैं बप्पा रावल और कालभोज, ये पढ़ते हैं हम, और इसमें ये पढ़ते हैं मूल नाम कालभोज था, बप्पा रावल हारित ऋषि ने उसको उपाधि दी थी। लेकिन एकमात्र ये प्रशस्ति ऐसी है जो कहती है कि ये दोनों क्या है, अलग अलग 2 व्यक्ति हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बप्पा रावल तथा कालभोज, आप इतिहास पढ़ोगे तो बहुत बार पढ़ोगे, बहुत ही अच्छा आदमी था, बहुत ही नाइस आदमी था। कहते हैं 2 मन के बकरे खाता था, वो बाद में बात करेंगे हम। अलग अलग सिर्फ 2 व्यक्ति बताता है कौन, रणकपुर प्रशस्ति। इस रणकपुर प्रशस्ति के अंदर दूसरी बात करें तो कुंभा की जो उपाधियां थी, वो कुंभा की उपाधियों का वर्णन इसी के अंदर मिलता है। और तीसरी बात करें तो इसके अंदर इस मंदिर की जानकारी मिलती है कि इस मंदिर का निर्माता कौन था, धरणशाह था। साफ इसके ऊपर लिखा हुआ, तो 3 बातों की जानकारी भी इससे मिलती है। रणकपुर पाली के अंदर है, शासक कुंभा था, मंदिर रणकपुर का मंदिर जिसका निर्माण धरणशाह व्यापारी ने करवाया था, कुंभा का कोषाधिपति था। भाषा नागरी तथा संस्कृत है, रचयिता देपाक है, इससे जानकारी मिलती है। इसमें लिखा हुआ एकमात्र प्रशस्ति जिसमें लिखा हुआ है बप्पा रावल तथा कालभोज अलग अलग व्यक्ति थे। हालांकि मूल नाम कालभोज या मालभोज था तथा उपाधि बप्पा रावल थी। इसके अलावा दूसरी कुंभा की जितनी भी उपाधियां, या इन उपाधियों को हम विरुद्ध भी बोल सकते हैं, जो उसने विरुद्ध धारण किए थे, उन विरुद्धों की जानकारी प्लस इसके मंदिर के निर्माण की जानकारी रणकपुर प्रशस्ति पाली के अंदर मिलती है। रणकपुर के बाद में हम 2 छोटी छोटी प्रस्तुतियां और पढ़ेंगे। 3 पार्टों के अंदर पढ़ेंगे पूरे अभिलेख तथा प्रशस्तियां। ये अपना दूसरा पार्ट चल रहा है। बहुत ही छोटी छोटी जानकारी को भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे। 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको नॉर्मल ऐसा लगेगा जैसे कि हम इन प्रस्तुतियों को देख चुके हैं। इसके बाद में हम अगली प्रशस्ति को पढ़ेंगे समिदेश्वर। ये कहाँ पे है, चित्तौड़ के अंदर है और चित्तौड़ दुर्ग के अंदर स्थित है भाई। यहाँ पे देखो एक परमार शासक था, परमार शासक, और उस परमार शासक का नाम था भोज, और इस भोज ने बनवाया एक मंदिर, और इस मंदिर का नाम पड़ गया भोज मंदिर, और बाद में इस मंदिर का दूसरा नाम पड़ गया त्रिभुवन मंदिर। अब बात करेंगे कि जब भोज की मृत्यु हो चुकी थी और यहाँ पे महाराणाओं का वंश आ गया था, तो एक शासक आया था मोक्कल ने इस भोज मंदिर का क्या करवाया था, पुनः निर्माण करवाया था, और इसको नाम दे दिया मोक्कल का मंदिर। और ये जो जानकारी है इस मंदिर के निर्माण की, उस प्रशस्ति का क्या नाम है, समिदेश्वर। और इस मंदिर को भी मोक्कल का मंदिर, भोज का मंदिर, त्रिभुवन मंदिर तथा समिदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। दोबारा देखो भाई, समिदेश्वर प्रशस्ति चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है। परमार शासक था भोज, जिसने भोज मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको त्रिभुवन मंदिर नाम दिया। बाद में इस मंदिर को समिदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। इस समिदेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण मोक्कल ने करवाया और नाम क्या दे दिया, मोक्कल का मंदिर। इसलिए इस जो निर्माण से संबंधित जानकारी है, 2 लोगों के निर्माण से संबंधित जो जानकारी है, वो इस समिदेश्वर प्रशस्ति के अंदर मिलती है। इसके अलावा इस प्रशस्ति के अंदर हमें 4 शासक हैं जिनका नाम है हमीर। हमीर के बाद में बात करेंगे हम क्षेत्रपाल के बाद में बात करेंगे लख सिंह, और लख सिंह के बाद में बात करेंगे मोक्कल। थोड़ी सी एक कहानी देखना। 1303 में जो यहाँ का शासक था अपना रतन सिंह,
पराजित हो चुका था और इस चित्तौड़ के ऊपर मुगलों का अधिकार, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ये दुर्ग अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया था। खिजर खां यहाँ से 1303 से 1313 तक तो रहा, बाद में दिल्ली चला गया और कोई मुछाला महादेव शासक था जालोर साइड का, उसको ये दुर्ग सौंप दिया। मतलब 1303 से 1313 तक इसके ऊपर जो रतन सिंह के वंशज थे उनका अधिकार नहीं था, मतलब महाराणाओं के अधिकार क्षेत्र में ये नहीं था। 1313 से 1326 तक उस मुछाला महादेव ने इस पर अधिकार रखा। तभी कहते हैं कि रतन सिंह का कोई वंशज था जिसका नाम था राणा हमीर। राणा हमीर को जब इस बात का पता चला तो राणा हमीर ने मुछाला महादेव को पराजित करके और चित्तौड़ पर पुनः मेवाड़ या गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा को जन्म दिया। और 1303 से 1326 का ये एक अंतराल माना जाता है चित्तौड़ के अंदर मेवाड़ के महाराणाओं का, और हमीर को कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक, मतलब पुनः हमीर ने यहाँ पे शुरुआत की थी। उसके बाद में क्षेत्रपाल के बारे में, इसके बाद में क्षेत्रपाल शासक बना राणा लाखा, जो बहुत ही लक्की था, इतिहास में पढ़ेंगे, और मोक्कल जिसने इस प्रशस्ति के ऊपर ये निर्णय था, और इनके द्वारा, मोक्कल के द्वारा ये प्रशस्ति निर्मित है। तो ध्यान रखना, सिमदेश्वर प्रशस्ति में 4, मतलब जब पुनः शासन शुरू हुआ था, हमीर, क्षेत्रपाल, लख सिंह और मोक्कल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रशस्ति बनी हुई है जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जैन धर्म के द्वारा बनाई हुई है। हालांकि चित्तौड़ दुर्ग में भी हम उसको पढ़ते हैं, जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इस जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का जो निर्माण था, वो निर्माण 12वीं शताब्दी के अंदर जैन व्यापारी था एक, और उस जैन व्यापारी का नाम था जिज्जाक ने करवाया था। इसमें जो मंजिल बनी हुई है इस प्रशस्ति की, वो बनी हुई है 7 मंजिल, और जिसको ये समर्पित है वो है अपने जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ, जिनको ऋषभ देव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अपनी जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। धन्यवाद साथियों। कल अपने राजस्थान के जितनी भी 10-15 प्रशस्तियाँ और बन चुकी हैं, मूल मौखिक जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो तो मैं पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा एक चीरवा की भी मिलती है उदयपुर में, हर्षनाथ की पहाड़ी से भी मिलती है, वेदनाथ की प्रशस्ति मिलती है, मतलब और भी प्रशस्तियाँ, मंडोर की प्रशस्ति भी मिलती है। इसके अलावा आमेर दुर्ग के अंदर भी प्रशस्ति मिलती है। जो भी अन्य प्रशस्तियाँ और बच चुकी है अपनी 10-15 प्रशस्तियाँ, उनके बारे में हम कल चर्चा कर लेंगे, और उसके साथ ही अभिलेख और प्रशस्ति पूरी हो जाएंगी। उसके बाद में राजस्थान के सिक्के पढ़ेंगे, कौन कौन से सिक्के कहाँ से मिले हैं, कितने इंपॉर्टेंट है, कितने प्रकार के इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद साथियों।